हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपका अध्याय विकास का भाग 3 पढ़ने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने विकास के प्रमाण और अनुकूली विकिरण को पढ़ा था। इस वीडियो में हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। फिर हम बात करेंगे विकास की क्रियाविधि के बारे में और आखिरी में हम हार्डी-वेनबर्ग सिद्धांत को समझेंगे। तो चलिए जैव विकास से शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये आखिरकार होता क्या है। जैव विकास को जनसंख्या में किसी भी आनुवंशिक परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है जो कई पीढ़ियों से विरासत में मिला है। अब दोस्तों हम लेमार्क के विकास का सिद्धांत समझ लेते हैं। ये जैव विकास पर आधारित है और आप देख सकते हैं यह फोटो लेमार्क की है। ये सिद्धांत कहता है कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण हुआ। तो सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो ये सिद्धांत सीधे तरीके से कहता है कि जीवों के अंगों का उपयोग या अनुपयोग होने से जीव विकास करते हैं। इसीलिए इस सिद्धांत को हम अंग के उपयोग एवं अनुपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों मानव में अपेंडिक्स नाम का एक अंग होता है जो कि बड़ी आंत के केकम वाले भाग से जुड़ा होता है। ये एक समय पर कार्य करता था, लेकिन विकास की वजह से इसने अपना कार्य करने की क्षमता खो दी और अब तो ये कोई काम करता भी नहीं है। आइए दोस्तों इस सिद्धांत को हम जिराफ के गर्दन में बढ़ाव के उदाहरण से समझ लेते हैं। अब दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि जिराफ की पॉपुलेशन में लंबी गर्दन और छोटी गर्दन वाले जिराफ थे। जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे वो आसानी से पेड़ों के ऊपर की पत्तियों को खा पाते थे, तो इसलिए ये खासियत ज्यादा अच्छी थी जीवन के लिए। और फिर बाद में धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया की वजह से बाकी जिराफों में भी ये लंबी गर्दन वाली विशेषता दिखने लगी। तो हम कहीं ना कहीं कह सकते हैं प्राकृतिक वर्ण की वजह से ये चीज हुई थी। अब प्राकृतिक वर्ण क्या है इसके बारे में हमने अपनी पहले 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। अब दोस्तों मेरा एक प्रश्न है कि जो विकास है वो एक प्रक्रम है या वो प्रक्रमों का परिणाम है? जरा सोचिए इस बारे में। तो इसका जवाब है ये दोनों हैं। अगर हम दुनिया के संबंध में बात करें तो विकास एक प्रक्रम है जिसकी वजह से ये पृथ्वी बनी, ये ब्रह्मांड बना। लेकिन अगर हम जीवन के संबंध में बात करें कि कैसे ये जीवन आया और उसमें कैसे विकास हुआ, तब ये प्रक्रमों का परिणाम होगा। जैसे कि प्राकृतिक वर्ण हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। आइए दोस्तों अब डार्विन का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। इस सिद्धांत की धारणा है प्राकृतिक वर्ण और ये सिद्धांत लेमार्क के सिद्धांत के बाद आया था। अब दोस्तों इस बात की संभावना है कि जनसंख्या पर थॉमस माल्थस का काम के आधार पर यह सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तावित किया था, क्योंकि जो ये डार्विन का सिद्धांत है ये प्राकृतिक वर्ण पर आधारित है और प्राकृतिक वर्ण कुछ खास प्रेक्षणों पर आधारित है जो कि तथ्यात्मक है। और ये खास प्रेक्षण कहाँ से हमको मिले? ये मिले थे थॉमस माल्थस के काम से। तो इसमें जो सबसे पहला बिंदु है वो है प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, जिसकी वजह से प्रतिस्पर्धा होगी और प्रकृति सबसे ज्यादा योग्य जीव का ही वर्ण करेगी जीवन के लिए। दूसरा बिंदु है मौसमी उतार चढ़ावों को छोड़कर जीव संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि एक आबादी में कुछ जीव मौसमी प्रजनक होते हैं और कुछ तो कभी भी प्रजनन कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है एक जीव संख्या के सदस्य विशिष्टताओं में भिन्न होते हैं। चौथा विषय बिंदु है अधिकतम वृद्धि। तो किसी भी जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि होगी, लेकिन
बाद में कुछ टाइम पर संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा वहां पर होगी, उसके लिए प्रतियोगिता होगी, जिसकी वजह से अधिकतम वृद्धि नहीं होगी। जो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि वास्तविकता में जीव संख्या का आकार सीमित है, इसका मतलब है कि संसाधनों के लिए प्रतियोगिता है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं प्राकृतिक वर्ण से जुड़ी हैं, जिस पर कि डार्विन का सिद्धांत आधारित है। शार्बनी अवरोहण यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट और प्राकृतिक वर्ण, जिसे हम अंग्रेजी में नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं, विकास के डार्विनीवाद के दो मुख्य संकल्पनाएं हैं। और इसमें से हम प्राकृतिक वर्ण के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम शार्बनी अवरोहण यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट को समझ लेते हैं। इसे एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां एक ही सामान्य वंश यानी कि प्रजाति से उत्पन्न होती हैं। आइए इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। अब प्रजाति एक ने दो जीवों को उत्पन्न किया और इनमें से एक जीव अपने पर्यावरण के हिसाब से उसने विकास किया और नई प्रजाति दो में बदल गया। ऐसे ही कई पीढ़ियों तक होता है और इसमें ऐसा होता है कि कई प्रजातियां एक ही सामान्य वंश से उत्पन्न होती हैं। तो इसे ही हम शार्बनी अवरोहण यानी कि ब्रांचिंग डेसेंट कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और विकास की क्रियाविधि को समझ लेते हैं। प्रजातिकरण यानी कि स्पीशिएशन एक विकासवादी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब कोई नई प्रजाति उत्पन्न होती है तब कहा जाता है कि विकास हुआ है। अब किन प्रक्रियाओं से या किन वजहों से ये नई प्रजातियां उत्पन्न होती होंगी? अब दोस्तों हम जानते हैं कि मेंडल ने कारकों के बारे में कहा था कि ये कारक किसी जीव का फिनोटाइप पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन डार्विन के अनुसार वंशानुगत विविधता वे कारण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जमा होते रहते हैं और अंततः नई प्रजातियों को जन्म देते हैं। फिर एक और शख्स थे जिनका नाम था ह्यूगो डी विरीज। इनका कहना कुछ अलग था विकास की क्रियाविधि के बारे में। इन्होंने कहा कि विकास उत्परिवर्तन से होता है, ना कि विविधता से, जो कि डार्विन ने कहा था। अब हम जानते ही हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है। ये जब किसी जीनोम के जीन में कोई स्थायी परिवर्तन होता है तब वहां पर हम कहते हैं कि उत्परिवर्तन हो गया है। और जब एकल विशाल उत्परिवर्तन से कोई भी विकास होता है तब ह्यूगो डी विरीज ने उसे सॉल्टेशन कहा। तो ये सारी बातें आप सभी को याद रखनी है। अब दोस्तों विविधता और उत्परिवर्तन एक हद तक एक जैसे शब्द लगते हैं जिससे कि बदलाव आता है। तो आइए इनमें हम भेद कर लेते हैं। एक तरफ मैं विविधता यानी कि वेरिएशन को लिख देता हूं और दूसरी तरफ मैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन को लिख देता हूं। विविधता छोटा होता है जबकि उत्परिवर्तन विशाल होता है। विविधता के छोटे होने की वजह से ये जीव रूपों में अचानक परिवर्तन नहीं ला सकता, जबकि उत्परिवर्तन विशाल होता है तो ये अचानक परिवर्तन ला सकता है। विविधता को संचय की आवश्यकता होती है जबकि उत्परिवर्तन को संचय की आवश्यकता नहीं होती है। विविधता दिशात्मक होते हैं जबकि उत्परिवर्तन रैंडम और दिशाहीन होते हैं। विविधता धीमी गति से होता है जबकि उत्परिवर्तन अचानक से हो सकता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझ लेते हैं। इसे जी.एच. हार्डी और डब्ल्यू. वेनबर्ग ने प्रस्तावित किया था। इस सिद्धांत में कहा गया है कि जनसंख्या को आनुवंशिक संतुलन में कहा जाता है यदि यह किसी भी प्रकार के विकासवादी परिवर्तन से नहीं गुजर रहा है। अब यह आनुवंशिक संतुलन क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको हम जान लेते हैं। आनुवंशिक संतुलन का मतलब है जीव संख्या में अलील आवृत्तियों
और उनके लोकस सुस्थिर होती हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर रहते हैं। सरल भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस सिद्धांत में हमें दी गई जनसंख्या में विकासवादी परिवर्तन उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का पता लगा सकते हैं हम। यह सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या में अलील आवृत्तियां स्थिर हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर हैं। तो ये पहला इसका बिंदु है। दूसरा बिंदु है जीन कोश सदा अपरिवर्तनीय रहते हैं, इसे आनुवंशिक संतुलन कहते हैं। और इस सिद्धांत का तीसरा बिंदु है सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं। तो ये तीनों बिंदु आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। और अगर आपको परीक्षा में इस सिद्धांत के बारे में पूछा जाए तो आपको ये 3 बिंदु वहां पर जरूर लिखने हैं। अब दोस्तों इन 3 बिंदुओं से हम कह सकते हैं कि जनसंख्या में अलील आवृत्ति स्थिर होती है और यही चीज ये सिद्धांत सरल भाषा में कह रहा है। और दोस्तों हार्डी और वेनबर्ग ने गणित से इस सिद्धांत को समझाया था। आइए अब इसको समझते हैं। अब दोस्तों व्यक्तिगत आवृत्तियों को हम पी क्यू लिख सकते हैं। द्विगुणित में पी और क्यू होगा। अब जो पी है यहाँ पर वो अलील बड़े ए की आवृत्ति को प्रतिनिधित्व उसका कर रहा है और जो क्यू है वो अलील छोटे ए की आवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास ये जीन पूल आएगा। तो हम कैपिटल ए की आवृत्ति को पी स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही हम छोटा ए की आवृत्ति को क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं और बड़ा ए छोटे ए की आवृत्ति को हम 2pq लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं कि ये सिद्धांत कहता है कि सभी अलील आवृत्तियां एक होती हैं। तो ये सारी अलील आवृत्तियों को हम जमा करके बराबर में एक लिख देंगे और यही हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर का बायनोमियल एक्सपेंशन है। और ऐसे ही हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को गणित के रूप में समझा सकते हैं। आइए दोस्तों अब इस सिद्धांत का अर्थ समझ लेते हैं। जब आवृत्ति मापा जाता है, जब हम इस सिद्धांत से किसी जनसंख्या का आवृत्ति मापते हैं और अगर वो अपेक्षित मूल्यों से भिन्न होता है तब हम कह सकते हैं कि विकासवादी परिवर्तन हो रहा है। यही ये लाइन यहाँ पर कह रही है। दूसरा बिंदु है आनुवंशिक संतुलन में गड़बड़ी या हार्डी वेनबर्ग संतुलन, यानी जनसंख्या में अलील्स की आवृत्ति के परिवर्तन के बाद व्याख्या की जाएगी कि परिणाम स्वरूप विकास होगा। तो अगर आनुवंशिक संतुलन में कुछ गड़बड़ी आ रही है या हार्डी वेनबर्ग संतुलन में गड़बड़ी आ रही है तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है वहां पर, क्योंकि अलील्स की आवृत्ति बदलेगी, उनमें परिवर्तन हो रहा होगा। इस वीडियो में हमने जैव विकास के बारे में पढ़ा कि ये क्या होता है, फिर बाद में हमने विकास की क्रियाविधि समझी और आखिरी में हमने हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारे विषय बिंदु आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के पढ़े हैं। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में भी हम हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत को जारी रखेंगे और इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।